अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि कराची चैम्बर से वाबस्ता जो ताजर हैं वही शायद सही तरह बता सकते हैं कि ये इस साल का बजट जो है, बजट 2025-26 जो है, इनकी नज़र में कैसा रहा है। तो हमारे साथ माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लीडर्स मौजूद हैं। सर, आप सबकी राय जानना चाहेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ताजिर बरदरी है, अगर ये मुतमईन है, क्योंकि मुल्क में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आप लोगों का ही है, आप तमाम बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप मुतमईन हैं तो इसका मतलब जो ग्रास रूट लेवल तक बिल्कुल जो एक आम आदमी है उस तक उसका समर मिल जाएगा। और अगर आप मुतमईन नहीं है तो इसका मतलब जो है वो नीचे जो गरीब आदमी है इस मुल्क का, और वैसे ही आपको पता है कि गुर्बत की शरह जो है मुल्क में तेज़ी से बढ़ती जा रही है, वो फिर प्रॉब्लम में रहेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट राय होगी आज जो मुख्तलिफ बिजनेस लीडर्स हमारे प्रोग्राम में इज़हार ख्याल करेंगे। आगाज़ करते हैं सबसे पहले मोहम्मद जावेद बलवानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और बड़ा ज़बरदस्त जो है मैं कहता हूँ कि ये कोई तकल्लुफ़ नहीं करते, जो बात होती है खुल के बोलते हैं। ये बात हमें भी पसंद है। सर, आपकी कैसा लग रहा है आपको बजट फरमाएं? देखिए, बजट जो है इसके लिए हमने यहाँ बजट जिस दिन स्पीच हुई थी और असेंबली में सब यहाँ हमारे मेंबर्स देख रहे थे, तो एक भी मेंबर हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। कराची चैम्बर के जितने मेंबर्स और फॉर्मर प्रेसिडेंट बैठे थे, तो इसका मतलब ये है कि तमाम फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और तमाम जो हमारे एमसी मेंबर और हमारे लोग बैठे थे, किसी ने भी बजट पे ये बात नहीं की कि बजट से हम मुतमईन हैं। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल बजट जो है इससे कोई भी सेटिस्फाई नहीं। ठीक है। और पाकिस्तान के मैंने कई चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स के भी इंटरव्यू देखे, अखबार में रिपोर्ट देखी, इवन फेडरेशन के प्रेसिडेंट का भी देखा, किसी ने भी बजट की तारीफ नहीं की। कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कहा गया कि पेट्रोल जो कार्ड से डलवाएगा और बगैर कैश में डलवाएगा, उसकी लोगों ने बोला कि इस टाइप के काम करने चाहिए, मगर उस टाइप के काम कहीं नज़र भी नहीं आए, कहीं पे ये भी नहीं कहा गया। मैं तो दूसरे एंगल से भी देखता हूँ। अच्छा सर, दो चीज़ें हैं ना। एक तो चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने पैसा कैसे जमा करना, जी हाँ, यानी जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से कैसे जो है उसकी जो बास्केट है उसके अंदर पैसा आएगा। और दूसरा ये है कि जब उसके पास आ गया और फिर जाहिर बात है लोन उसके अंदर शामिल करके उसने आगे जो देना है वो किस तरह देना है। ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें पैसा गवर्नमेंट का जमा करना, इससे मुतमईन नहीं है, या गवर्नमेंट ने जिस तरह एलोकेशन की है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की है ऊपर से बैठकर, इससे भी मुतमईन नहीं है। दोनों चीज़ों से मुतमईन नहीं है। हम दोनों चीज़ों से मुतमईन नहीं है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो इनको बताना चाहिए था कि पिछले साल टारगेट क्यों पूरा नहीं हुआ, उसमें क्या गलतियाँ थी इनकी और क्या इन्होंने कैलकुलेशन किया था। देखिए, हमेशा हम इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, हम कभी भी अपना बिजनेस बढ़ाते हैं तो उसकी पूरी फिजिबिलिटी बनाते हैं और टारगेट भी बनाते हैं, उसके टाइमिंग भी बनाते हैं, पूरा एक शेड्यूल बनाते हैं कि इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है। इस तरह एक्सपोर्ट के अंदर भी हम बनाते हैं प्रोग्राम, हर चीज़ नज़र आती है और उस हिसाब से हमारा काम चल रहा होता है। ऊपर नीचे डेली मॉनिटरिंग भी करते हैं। इधर तो इन्होंने कोई नहीं बताया कि इतने ट्रिलियन रुपीस हमारे शॉर्टफॉल हुए हैं, उसका कहीं जिक्र नहीं किया। क्यों शॉर्टफॉल हुए हैं, किसकी नाअहली थी, ये भी जिक्र नहीं किया। अब इन्होंने, अब देखें ना, एक्सपोर्ट को कहीं दिखाया कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, इन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि इंडस्ट्रीज कैसे लगेगी, इन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि एग्रीकल्चर की क्रॉप कैसे बढ़ेगी, हालांकि मेजर क्रॉप सारी कम हुई हैं एग्रीकल्चर की। अब ये बोलते हैं कि नौकरियां मिलेंगी, फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर देगा। आप मुझे बताएं कि जो इस मुल्क के अंदर एनर्जी की जो कॉस्ट है जी। या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें कोई इंडस्ट्री लगा सकता है? ये मैं फाइनेंस मिनिस्टर से आपके तवज्जुह से पूछता हूँ, वो बता दे कि वो बता के एक फिजिबिलिटी बना दे कि फलानी इंडस्ट्रीज़ की ये फिजिबिलिटी है, ये लग सकती है और ये आप लगाओ और इतने साल के अंदर इसका रिटर्न है। गवर्नमेंट बता दे ना, हमें गवर्नमेंट बिजनेस बता दे कि आप ये बिजनेस कर लो, ये इतने साल में रिटर्न है, ये आप कर लो। हमारे मुल्क में जो इंटरेस्ट रेट है, हमारे मुल्क में जो टैक्स का रेट है, हमारे मुल्क में जो एनर्जी का रेट है, कोई एक चीज़ भी
ये नहीं शो करती कि इससे इंडस्ट्री लग सकती है, इससे कोई एक चीज़ ये नहीं बताती कि इससे आप ट्रेडिंग कर यानी सकते हो। बैलेंस ख़राब है। यानी आपने जो सरकार चलाने के लिए और मुल्क चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो जमा नहीं हो पा रहे हैं, तो जिन पर बोझ पड़ा हुआ है पहले से उन पर आप मज़ीद बोझ डाल रहे हैं, और जहाँ से आपको लेना चाहिए असल में वहाँ से आप नहीं ले रहे पैसा। देखिए, ये आपने जो बात की ना, जहाँ से पैसे लेने चाहिए वहाँ ये देखते भी नहीं। और इसमें एक चीज़ और भी अभी जो हर आदमी कह रहा है कि जब एक शख्स का इनकम कम हो जाए एक फैमिली की, तो सबसे पहले वो अपने खर्चे कम करता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे की प्लानिंग करता है कि मैं इनकम कैसे बढ़ाऊं और खर्चे कैसे करूंगा। वो भी कहीं नजर नहीं आया। बिल्कुल। यानी वो भी कहीं नजर नहीं आया। जब हमारा मुल्क कर्जे लेने जाता है तो जिस तरह जाता है, तो जो कर्ज दे रहा होता है बेचारा वो शर्मा रहा होता है, जो 2 ट्रेन बदल के आया होता है कि जना मैं इनको कर्जे दे रहा हूँ, वो यानी उस डेलीगेशन को देख के तो लग रहा होता है कि शायद इससे कर्जा लेना चाहिए। मैं आपको एक नई चीज़ बताऊं जो मैंने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट्रियन और मिनिस्टर्स से बात करते हुए मुझे समझ आई। मैंने कहा कि यार एक मीटिंग के अंदर 15-15, 20-20 आदमी क्यों जाते हो आप लोग? ठीक है। बात तो 2 जाने करते होंगे, 3 जाने करते होंगे, 4 जाने करते होंगे, 20 जाने क्यों चले जाते हो? तो एक ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और क्या बात कही मुझे, बोला तोहफे मिलते हैं इसलिए हम जाते नहीं, हैं। और पर डे का यार आप मुझे बताओ, TADA TADA अलग मिलता है, हाँ। इसलिए हम जाते हैं। तो जब ये सोच हो जिस मुल्क की कैबिनेट की या जिस मुल्क की पॉलिटिकल लोगों की, तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो जो जिन लोगों को अवाम के पैसे से, अवाम के खून पसीने के पैसे से तनख्वाहें मिल रही हैं, चाहे वो यानी इसमें सभी शामिल हैं, मैं किसी एक पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक आपकी नीयत सही नहीं होगी। मैं बोलता हूँ आपने वजू नहीं किया तो नमाज कैसे होगी, आपने नियत नहीं की तो इबादत कैसे होगी? ये वैसे ही मामला है। आपको अपना मुल्क सही करना है, आपको अपने घर से सही करना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो फोर्सेस के लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रीज के लोग हो। हम सब की नियत ये होनी चाहिए कि हमको इस मुल्क को अच्छा, सही एक करना इसमें है। एलिमेंट और आ जाता है प्रेसिडेंट साहब, आप ही बल्कि इसका बताएं कि चले टैक्स आप जमा कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं जो आपका टारगेट है, फिर जहां से लेना चाहिए वहां से आप नहीं ले पा रहे हैं, जिन लोगों पे आपने बोझ डाला हुआ है उन्हीं पे मजीद बोझ डाल रहे हैं। ठीक है, चलो जैसा भी है, डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट टैक्स जो कि एक मोटरसाइकिल वाला भी दे रहा है, एक आम आदमी भी दे रहा है, यानी कि हर एक दे रहा है ना टैक्स। अब सवाल ये है कि वो टैक्स जमा हो गया, अब आपने वो खर्च करना है। अब उसमें अगर सड़क बननी है और या कोई प्रोजेक्ट बनना है, और अगर 1000 अरब उसमें खर्च हो रहा है और वो इन द एंड 200 अरब रुपए लग रहा है, अगर 10%, 20%, 30%, हर सूबे के अलग रेट है, क्योंकि सूबे वाले जो हैं वो तो मुतमईन हो जाते हैं, उन्हें तो कोई फिक्र नहीं, उनके पास अपना NFC के जरिए बजट पहुंच जाता है। तो हम सिंध में बैठे हुए हैं, अगर हम यहीं की बात कर लें तो हर सूबे के हिसाब से जो करप्शन का बाजार गर्म है उसका जवाबदेह कौन होगा? और जब ये करप्शन का बाजार गर्म नजर आता है तो लोग फिर सोचते हैं कि भाई आखिर हम क्यों टैक्स दें अगर ये चल इस तरह के जेबों में जाएगा तो। ये जो आपने बात की ना, क्यों टैक्स दें, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि लोग जो हैं, जो रफाई इदारे हैं, उनके आप बजट देख लें, इंडस हॉस्पिटल है, ईदी है, सीलानी है, ये अदीब रिजवी वाला हॉस्पिटल है, जितने रफाई इदारे हैं, उसमें लोग इस तरह पैसे देते हैं आंख बंद करके। क्यों देते हैं? क्यों? उन पे भरोसा है। सही। गवर्नमेंट को क्यों नहीं देने को तैयार लोग? सही। ये एक सवालिया निशान है। बिल्कुल। दूसरी आपने जो बात की कि छोटी छोटी चीज़ों में टैक्स लेते हैं, अगर कोई रफाई इदारा अपने अपने तमाम जो इनके आउटलेट या ऑफिसेज हैं वहाँ डेस्क खोल दे कि जो आदमी टैक्स के ज़िम्मे में नहीं आता उसका टैक्स लिया गया मैं रिफंड दिलाऊंगा, तो गवर्नमेंट का आधा खजाना खर्च खाली हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही। आप गरीब आदमी चौकीदार टेलीफोन यूज कर रहा है, वो टैक्स दे रहा है, वो टैक्स के उसमें आता है, उस पर टैक्स लग सकता है? नहीं लग सकता। इस तरह जिन जिन चीज़ों पे आप टैक्स ले रहे हैं, गरीब लोगों से उनसे आप टैक्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो टैक्स के उसमें आता ही नहीं है। ठीक है, उनको तो वापस करना पड़ेगा आपको, मगर ये कोई लेने ही नहीं जाता टैक्स। गवर्नमेंट से वापस लेने जाए टैक्स
तो इनका तो कितने टैक्स वापस देना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। आप मुझे बताएं गरीब का हाल क्या है? गरीब का हाल आप हर साल देखें, गरीब बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोगों ने बिजलियां कटवा दी हैं अपने घर की, बिल नहीं भर सकते, बिल नहीं भर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और कितना नुकसान है इस मुल्क का अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये मास ट्रांजिट नहीं बनाएंगे। दुनिया में मास ट्रांजिट इसलिए बनता है कि आपका फ्यूल का, गाड़ी का, टायर का, ह्यूमन जो है सब आपके जो सर है 30 साल ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हम कराची की वैसे आप ही- बात कर रहे हैं, कराची में ऑलरेडी 30-35 साल हम लेट हो गए। लेट हैं। वो काम जो 30-35-40 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो कराची में अभी तक नहीं हुआ है। कराची का तो ये हाल है, चाहे मास ट्रांजिट की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे तालीमी निज़ाम की बात हो, चाहे किसी भी निज़ाम की आप बात कर लें, कोई भी चीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो टाइम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहे प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में और हमारे साथ कराची के टॉप बिजनेस लीडर्स मौजूद हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़ियाउल आरफीन साहब। ये जो हॉल है कराची चैम्बर का जहाँ आज हम बैठे हुए हैं, मैं यहाँ इस इधर की भी बात कर लेता हूँ, मैं FPCCI में जाता हूँ, उनके भी हॉल में बैठ के ये बात करता हूँ, मैं कहीं और, भाई यहाँ तो सारे फेडरल मिनिस्टर आते हैं, यहाँ तो सारे प्रोविंशियल मिनिस्टर आते हैं, वज़ीर आज़म भी आते हैं, टॉप लेवल के लोग आते हैं। तो जब आप उन्हें मशवरा देते हैं तो क्या वो सुनते नहीं हैं? तो फिर यहाँ की तकरीबात का फ़ायदा क्या हुआ, मुझे बताएं। कराची चैम्बर का काम ये होता है कि वो हर चीज़ की निशानदेही करता है। अगर यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी को पावर दे दी जाए, ये बताएं ये बजट बनाया है, आप बजट आवाम से कलेक्ट करेंगे, आपने कराची चैम्बर को किसी प्लेटफॉर्म में रखा, नहीं, आपको ऑन बोर्ड लिया उन्होंने? नहीं लिया। अच्छा। प्रपोजल्स गए हैं मगर कोई प्रपोजल्स देखता ही नहीं है, ना उसको इम्प्लीमेंट करता है। आप देखें कराची से आपको टैक्स कलेक्ट करना है, कराची एक मेन हब है बिजनेस कम्युनिटी का, आप सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे जोर दे रहे हैं, डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आपने भी कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, 30-35 सालों से बद से बदतर होता जा रहा है। आप उन्हीं से टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं जो टैक्स दे रहे हैं। ब्रॉडनिंग की बात करते हैं तो ब्रॉडनिंग में वो टैक्स वहाँ तक वो ले ही नहीं पाते उन लोगों से, ताकि उन तक हाथ नहीं पहुँचते वहाँ पे। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये जो बजट आया है इसमें इन्होंने 17,600 अरब का फिगर डाला है, और लास्ट टाइम हमारा FBR का जो है शॉर्टफॉल 1,000 अरब का रहा है। तो आप ये कैसे कवर करेंगे 2,000 अरब एक्स्ट्रा टैक्स? आपने इसमें कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम बताया? तो पाकिस्तान की आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लीजिए, 10 करोड़ की जो आबादी है वो पॉवर्टी रेट से नीचे है। 60% की जो हमारी पॉपुलेशन है वो नौजवानों की है। तो नौजवान बेचारा बिजनेस को सेटअप करेगा या टैक्स देगा? आप ये भी सोचें। ये नौजवान तो बस इस मुल्क से निकलने का सोच रहा है बस अब, कि मैं Exactly. कैसे भागूं। एग्जैक्टली। और ये जो मायूसी का आलम है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे ख्याल से शायद सिंध में या कराची में ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि आप पंजाब में बैठे हुए हैं या इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, और क्योंकि यहाँ की जो गवर्नेंस है उसकी वजह से। और एक वक्त था कि यहाँ पे सड़कों पे लाशें होती थी, 100 लोग मरते थे, उस वक्त भी ये शहर रेजिलिएंट था। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है शायद अवाम हार मान चुके हैं, अब कहते हैं कि यार अब ठीक नहीं कर सकते, अब निकलें। देखिए जो मजबूर है ना वो यहाँ पे रह रहा है, हाँ। और जिनके पास कोई रास्ता है तो वो बच्चे जो हमारे वो मुल्क छोड़ के अच्छा, जाना और चाहते जो एक वक्त था कि मजदूर तबका ही बाहर जाता था, आज जो आप जैसे इन्वेस्टर जो जा रहे हैं, तो ये भी फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो हो रहा है, ये भी इतना बड़ा अमाउंट जो है, जारी बात है लोग खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, किसी मुल्क जाएंगे, तो वो तो सारी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ फैक्ट्रियों में लगनी चाहिए, जो यहाँ कारखानों में लगनी चाहिए, वो मुल्क से बाहर जा रही है। आप छोटी सी लोग मिसाल अपने देख पासपोर्ट बदलने के लिए जो है क्या ये पैसा लगा रहे हैं। आप छोटी सी मिसाल देख लें कि चाइना, सिंगापुर, USA उनकी 40-50% GDP रियल सेक्टर पे चलती है। आप दूर क्या, आप 2 घंटे की फ्लाइट पे UAE चले जाए, उसने स्टैंडली रियल एस्टेट सेक्टर पे किया है, और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र हो गई है पाकिस्तान। नहीं, ये दुबई की आप बात कर रहे हैं, आप अबू धाबी की बात करें, आप कतर की बात करें, वो सब बेनिफिशियरी हैं कराची की तबाही के, कराची एयरपोर्ट की तबाही के, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तबाही के। ये कराची जो आज से 40-50 साल पहले इंटरनेशनल सिटी था, ये जो तबाह हुआ है, तो ये शहर बने हैं सब सर। एग्जैक्टली यही मसला है कि यहाँ हमारे जो थिंक टैंक बैठे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि बजट बनाने में उन्होंने कौन सी डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करनी है। आप देखिए एक्सपोर्ट सेक्टर है, आप दूसरे मुल्क का देख लें, वियतनाम जैसा मुल्क कितने सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिर्फ ये 28-30
32 से आगे नहीं निकल पा रही। बांग्लादेश जैसा मुल्क $50 बिलियन क्रॉस कर रहा है। तो वजह क्या है? रीज़न ये है कि एक बुनियाद होती है। अगर आप कोई इमारत बनाते हो उसकी बुनियाद क्या होती है? उसका एक बेस होता है, उसका मजबूती होती है। हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर का क्या बेस है? एनर्जी। आप एनर्जी कॉस्ट जो है वो इतनी हाई रखेंगे कि आप कॉम्पीट ही नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। ठीक है। आप ये देखें कि आपके रीजनल कनेक्टिविटी के लिए $16 बिलियन का हमारे पास रीजनल एक्सपोर्ट करने का हमारे पास टारगेट है। पाकिस्तान सिर्फ 3 बिलियन कर पा सकता है। रीज़न ये है कि हमारे पास वो कॉम्पिटिटिव नहीं है जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। फैसल खलील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। जी सर, आप फरमाएं, आपके लिए इस बजट के लिए, बजट में जब देखते हैं तो हर एक अपने एंगल से देख रहा होता है, अपने बिजनेस के हिसाब से देख रहा होता है। सबसे ज़्यादा आपको आप कहाँ टारगेट करना चाहेंगे इस बजट को? हमारी मुल्क में सबसे महंगा हमारा रीजन अगर आप ले लें, सबसे महंगी बिजली हमारी है, सबसे महंगी गैस हमारी है, सबसे महंगा पानी हमारा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा हमारा है। तो इसी तरीके से बजाय हम इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने के, हम ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से आपके तवज्जुह से सवाल करता हूँ कि आप कहते हैं जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए। भाई जब आपका लोकल इन्वेस्टर, लोकल जो आपकी इंडस्ट्री वाला है, अगर वही काम नहीं कर सकता, फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ आएगा? और जब फॉरेन इन्वेस्टर को आप बुला रहे हैं तो क्या आप उस इंडस्ट्री को सहूलत दे रहे हैं? एक्सपोर्टर्स के लिए आपने क्या प्लान किया? और इसी तरह अगर आप ले लें, देखें आपकी कई चीज़ें हैं। आप कहते हैं जी गवर्नमेंट कहती है कस्टम ड्यूटी हमने कम कर दी। अब मैं आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक है मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट से। आज भी मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स या कार स्पेयर पार्ट्स या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे 35% कस्टम ड्यूटी है। अब आप बताएं, हम बजट प्रपोज़ल बैठी हुई है, हमारी पूरी ये टीम बैठी हुई है, हम 3-3 महीने 4-4 महीने इसकी तैयारी करते हैं, एक एक आइटम पे स्टडी करके, और हम बजट प्रपोज़ल देते हैं। और उसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर आप कराची चैम्बर की प्रपोज़ल पे अमल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। लेकिन अफसोस के साथ हमारी वो चीज़ें देखी नहीं जाती। और ये IMF ने जो डिक्टेट किया हुआ है, जो सिस्टम बनाया हुआ है, सेम वो चीज़ इन्होंने दे दी है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी गई जिसमें हमारे मुल्क का, हमारे ट्रेडर का, हमारी इंडस्ट्री का फ़ायदा। अबू बकर शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर मैनेजिंग कमेटी, चेयरमैन फेडरल टैक्सेशन सब कमेटी। तो कहाँ मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा फोकस होकर हम बात करें हर एक अपनी फील्ड के हिसाब से इस बजट के हवाले से। तो आप कहाँ फोकस करना चाहेंगे? इस वक्त सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनी इंडस्ट्रियलिस्ट, एनी ट्रेडर, कोई भी हमारा काम करने वाला है, वो FBR है। FBR को इन्होंने इस बजट के अंदर सिर्फ एम्पावरमेंट दी है इन्फोर्समेंट की फर्दर। अगर आप कंसंट्रेट करें तो उन्होंने पुलिसिंग पावर्स तक इनको दे दी हैं कि वो जाए, किसी भी ट्रेडर के ऑफिस जाए, किसी के भी दफ्तर जाए, छापा करे। और नॉर्मली ये होता है कि हम तो वैसे इसके वैसे ही अगेंस्ट हैं। नॉर्मली ये होता है कि it has authorization for enforcement has to come either from the commissioner level or assistant commissioner level. Now it has been given कि कोई भी FBR का कारकुन जा सकता है, उसको अगर कोई शक होता है तो वो जाके ट्रेडर को उठा के पुलिसिंग पावर्स के तहत काइंड ऑफ एक लॉकअप कर सकता है, एंड देन द कमिश्नर हैज़ टू गिव अप्रूवल के उसको। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये ह्यूमन एलिमेंट है वो तो FBR से वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जनाब टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो सारी चीज़ें होंगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। FBR कहते हैं डिजिटाइजेशन। व्हाट इज डिजिटाइजेशन? डिजिटाइजेशन इज ऑफ समथिंग वेयर अ प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम एग्जिस्ट। अगर सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो आप क्या डिजिटाइज करेंगे? आप वही जो आपका टैक्स नेट है उसके अंदर घूम फिर के उनको डिजिटाइज करेंगे। जो ऑलरेडी आपके इनवॉइसेस भर रहे हैं, जो ऑलरेडी आपका टैक्स भर रहे हैं, आप उन पे फर्दर बर्डन डालते हैं। आप ये काउंट करें कि पिछले 1 साल में इन्होंने आफ्टर एवरी 3 मंथ्स एक नया SRO निकाला है। द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा इंडेक्स थोड़ा सा सही हुआ था, मेरा ख्याल है वो तो हम बॉटम 10 के अंदर आ चुके होंगे। क्योंकि हमारी जो मीटिंग्स हुई FBR के साथ, हमने मल्टीपल मीटिंग्स की, हमारे पास रोज़ाना कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास एक पूरी लिस्ट है। हम जब FBR के साथ मीटिंग करते हैं, प्रेसिडेंट साहब के साथ मैं बैठा था और मैं मीटिंग कर रहा था, तो FBR themselves did not know what the SROs were। जब उनको खुद नहीं पता और वो इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके नोटिसेज आते हैं, नोटिसेज कम टू ट्रेडर, जब वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। एक डिजिटल इन्वॉइसिंग का SRO है इम्प्लीमेंट हुआ है June 1 से, वेयर जो उनका सिस्टम खुद रेडी भी नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने का। हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी वर्कशॉप कराई थी। आप कह रहे थे कि यहाँ पे हम मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, हम जब बुलाते हैं तो ट्रेडर्स भी आते हैं। यहाँ पे ये पूरा हॉल हमारा भरा हुआ था, 700 लोग थे, हमारी जूम की कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी, और जितने हमने सवाल पूछे उनके जवाब तक नहीं उनके पास थे।
और फिर जून 1 से उन्होंने लागू भी कर दिया, और जब उनका खुद सिस्टम तैयार नहीं है तो फिर किस चीज़ के नोटिस? हर साल सरकारी जो हमारे लोग हैं उनकी 10% तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, तो उसी तरह क्या प्राइवेट, महंगाई तो बढ़ रही है खैर, तो प्राइवेट सेक्टर भी क्या उस तरह बढ़ाता है? नहीं, मैं आप गवर्नमेंट में तो बढ़ती है, गवर्नमेंट में तो आप मुझे बताओ पेंशन भी बढ़ा देते हैं, तनख्वाह भी 6% के साथ एक इस दफा मिनट पेंशन पे खैर थोड़ा कट लगाया है एक मिनट में 10% कर दी कैबिनेट मीटिंग में, एक मिनट के अंदर उन्होंने 40% और बढ़ा दी, जी। जितनी बढ़ा रही थी उसका 40% बढ़ा दिया। देखो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, एक स्मॉल इंडस्ट्रीज, एक मीडियम, एक लार्ज, लार्ज का शेयर कितना है टैक्स के अंदर, जी। लार्ज का शेयर कितना है एक्सपोर्ट के अंदर, लार्ज सेक्टर जो है वो सारा हर चीज उनको कंप्लायंस करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट सेक्टर को हर चीज की कंप्लायंस करनी पड़ती है, तो वो सब चीज करते हैं। अब रह कौन गया, आप बोलते थे इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा जॉब देती है, इंडस्ट्रीज में रह गया स्मॉल या न्यू कमर, उसकी परसेंटेज क्या है एक्सपोर्ट के अंदर, उनकी परसेंटेज क्या है टैक्स के अंदर। अब वो नहीं करते क्योंकि वो अभी खड़े हो रहे हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं वो भी करते हैं। ठीक है। स्मॉल से ही आदमी आता है, न्यू कमर आता है, स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है, जब वो उस लेवल में आता है तो उसको सब चीज कंप्लायंस बिल्कुल, और हम यही बात करते हैं जब भी किसी भी ट्रेड एसोसिएशन से मिलते हैं, किसी के साथ प्रोग्राम करते हैं, कि भाई आपका साइज बड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि इंडस्ट्री का या किसी भी इदारे का साइज नहीं बड़ा हो रहा। मैं जब एक साल बाद किसी इदारे में जाता हूँ तो बोलता हूँ कि भाई पिछले साल कितने लोग आपके यहाँ जॉब करते थे, वो कहते हैं जनाब 500 करते थे। मैंने कहा अब कितने करते हैं, कहते हैं 400 करते हैं। मैंने कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं तो सो रहा था पिछले साल 500 करते थे, आज जो है वो 5000 करने चाहिए थे, जी हाँ, या कम से नेगेटिव कम- ग्रोथ है। या कम से कम 1000 करने चाहिए थे। तो साइज बढ़ेगा तो ये सारी फैसिलिटी मिलेगी, और साइज उसी वक्त बढ़ेगा जब इकॉनमी का साइज बढ़ेगा। और हमारा जो रुपया है उस पर भी खैर बात करेंगे, जिस जगह पे खड़ा हुआ है और जिसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं। लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में और बजट पे बात हो रही है कि 25-26 का बजट पाकिस्तान का कैसा रहा है, और सबसे ज़बरदस्त बात यही बिज़नेस लीडर्स कर सकते हैं इस हवाले से, इसीलिए आज इनके पास आए हैं। हमारे साथ शमीम अहमद साहब मौजूद हैं जो कि फॉर्मर मेंबर हैं मैनेजिंग कमेटी के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और आपका जो है वो सोलर के शोबे से ख़ास तौर पर ताल्लुक़ है। सर क्या कहते हैं, फरमाइए कैसा रहा बजट? एक मैं आपको सोलर की, जैसे आपने जिक्र किया, सोलर का मेरा है बिज़नेस, जी। आपने उस पर 18% सेल टैक्स लगा दिया। कितना बड़ा जुल्म किया है इसके साथ, इतना बड़ा जुल्म। आप देखें हमारी यहाँ एनर्जी कितनी महंगी है, कितने एनर्जी के क्राइसिस हैं। एक अल्लाह की दी हुई नेमत है हमारे यहाँ सूरज, जिससे लोग इफ़ादा हासिल कर रहे थे, आपने उस पर भी टैक्स लगा दिया 18%। मैं तो ये कहूँगा कि आपने सूरज पर 18% टैक्स लगाया सर, आपने बहुत जुल्म किया है। अभी लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया था। मैं तो हम चाइना का शुक्रगुज़ार हूँ, उसको जितना शुक्र अदा करें चाइना का कम है कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इतना सस्ता कर दिया है। वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग गई है जो गीगावाट के हिसाब से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी लास्ट 2024 में 8 to 9 गीगावाट इंपोर्ट हुआ, और पूरे यूरोप के अंदर 11 गीगावाट एक्सपोर्ट हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर पूरा मवाजना किया जाए, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाकिस्तान सोलर का। इसलिए यहाँ ज़रूरत है। आपने हमें IPBs के हवाले किया हुआ है, जो लूट रहा है कई सालों से, जुल्म हो रहा है इस मुल्क में। ये सब कौन भुगतता है सारी टैक्सेस? ये कौन भुगतता है सारी महंगाई? अवाम। अभी जो आप बात कर रहे थे कि इन्होंने गवर्नमेंट मुलाजिमीन की 10% जो है सैलरी बढ़ा दी जी। आप लोग अपनी इंडस्ट्री में क्यों नहीं बढ़ाते? हम कहाँ से बढ़ाएंगे भाई? हमारी कॉस्टें दिन बर दिन महंगी होती जाती हैं, हर चीज़ हमें महंगी ख़रीदने पड़ती है। उन्होंने तो आवाम से वसूल करके, टैक्स वसूल करके उन्होंने अपने मुलाजिमिन को देनी है। उनकी तो कोई अपनी नहीं है ना कि अपनी उनका कोई इंडस्ट्री चल रही हो या अपनी कोई उनकी इनकम हो। उन्होंने तो आवाम से लेना है ये सारा पैसा, और आवाम ही भुगत रही है सारी चीज़ें। तो आप ये सोलर का भी इस्तेमाल शुरू हुआ था। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस गांव गोट में, देहातों में, आप बिलीव करें 16-16 घंटे लाइट नहीं होती, 20-20 घंटे लाइट नहीं होती। वो बेचारे अपने 2 पैनल लगा के अपना पंखा चला रहे हैं, एक पंखा अपना लाइट चला रहे हैं, उनसे भी वो आप छीन रहे हैं। कितना जुल्म करेंगे यार?
कितनी ज़्यादती करेंगे, क्यों लगा रहे हैं इस पर 18% सेल टैक्स? बिजली का फरमाएं सर, जो हाल है इस वक्त। नहीं, ये जो बात की ना अवाम के वोट से आते हैं या फॉर्म 47 से आते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल या निशान है। समझे, ये तो हमें नहीं मालूम किसके अच्छा, से इस पर मैं आते एक हैं। बात कहना चाहूँगा सर। मगर मैं बिजली पे बात अच्छा, करूँ, ये जो आपने बात कह दी ना, इस पर एक वक्त था, हमें याद है कि बजट बनाते वक्त जो सियासी जमातें होती थी ना, वो कहती थी कि हम मुश्किल फैसले इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जो है जमहूरी मुल्क में रहते हैं, कल हमें दोबारा वोट लेने जाना होगा, अब वो खत्म हो और हम जो है फिर अगर हमने ऐसे मुश्किल फैसले कर लिए तो हमें वोट नहीं मिलेगा। तो भाई पाकिस्तान तो इस मामले में अब तो खुशनसीब मुल्क हो गया है, अब तो ये कहानी खत्म हो गई। अब तो ये, अब आपने जैसे मिसाल नून लीग की गवर्नमेंट है, वो कहती थी रिटेलर पर टैक्स नहीं लगाना भाई, दुकानदारों पर टैक्स नहीं लगाना, ये हमें वोट देते हैं। तो अब तो वोट की कहानी सबको मालूम है क्या है, तो अब तो आपको परवाही नहीं करनी चाहिए। फॉर्म इस वक्त 47। इस वक्त जो वजीर आजम है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो जो दिल चाहे फैसला ले, अगली हुकूमत भी आपकी होगी, कोई मसला नहीं है। आपको अब आवाम का क्या लेना देना, उसके वोटों की तो परवाही नहीं करना चाहिए। ये जो हम पिछले बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20-25 सालों से सोचते आ रहे थे कि मुश्किल डिसीजन इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि अवाम की परवाह कर रहे हैं, अवाम के वोट ले रहे हैं, अब तो ये कहानी खत्म। अब तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है वजीर आजम के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, पूरी गवर्नमेंट के लिए, सारी सूबाई हुकूमतों के लिए, कि मुल्क को बेहतर करने के लिए, मुल्क के बेहतर मफाद के लिए जो फैसला लेना है वो लो, जिस पे जो डंडा मारना है मारो, जहां से टैक्स लेना है वो जमा करो। आपको किस बात की फिक्र है? अब जो आईपीपीस ने ही इस मुल्क को तबाह किया है ना, सबसे ज्यादा तबाह इस मुल्क को किसने किया? आईपीपीस ने। इस वक्त अगर देखो तो आप कितने ट्रिलियंस रुपीस ले गए, समझे, और अभी भी ले रहे हैं। कैपेसिटी अभी दूसरी तो सुहाने पे सुहागे की बात यह है कि लोड शेडिंग आज भी है, कैपेसिटी पेमेंट भी हम दे रहे हैं और लोड शेडिंग भी हो रही है। और फिर हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है। मुझे तो कहीं नज़र ही नहीं आती कहाँ लोड शेडिंग ख़त्म हुई है। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा कि जो चोरी पे पैसे नहीं मिलते वो भी हमसे ले रहे हैं, वो भी कंज्यूमर देगा चोरी के पैसे। और फिर भी लोड शेडिंग। अच्छा, ये कराची के लिए आवाज़ उठा देते हैं सर। वैसे तो 60% ऑफ दी कराची में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती, इंडस्ट्रीज़ में भी नहीं जाती, लेकिन जहाँ जाती है वहाँ बहुत बुरा हाल है। और जो लोग पूरा बिल देते हैं वो भी उन लोगों की सज़ा भुगतते हैं कि जहाँ पर जो है वो लोग बिजली कुंडा सिस्टम है, और वो भी एक प्लान के तहत है कुंडा सिस्टम जो है, क्योंकि सब कुछ अच्छा भी नहीं दिखाना, वरना तो 2 दिन में सारे कुंडे ख़त्म हो सकते हैं। तो जिन इलाकों में कुंडा सिस्टम है उनकी वजह से जो पूरा बिल दे रहे हैं वो बहुत मुश्किल के अंदर है। वहाँ पर 18 घंटे लाइट नहीं है, तो उनका सोचना होगा कि भाई उन्हें किस बात की सज़ा मिल रही है। हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम कसुम्बी साहब, जो कि चेयरमैन है स्पेशल कमेटी ऑन बजट प्रपोजल। सर फरमाइए, कैसा लग रहा है बजट आपको? इसमें ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बजट है। हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं औरंगज़ेब साहब, वो दूसरा साल शायद है कि वो यही कहते हैं कि जी ये IMF की पाबंदियां हैं या उनकी शराइत हैं। एक्चुअली ये बात दुरुस्त नहीं है। IMF माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता। IMF आपको बड़े टारगेट्स दे देता है कि जी इतना रेवेन्यू आना चाहिए, कहाँ से आप लेते हैं, किस तरह लेते हैं, ये आपकी अपनी सहूलत सवाबदीद पर है। अब यहाँ ये बजट अगर मैं देखता हूँ और साल ब साल देखता हूँ तो एक एलिटिस्ट बजट आता है जिसमें निचला तबका, ख़ास तौर पे छोटे ताजिर, SME सेक्टर, उनके लिए कुछ नहीं होता, उनके लिए नेगेटिव ही होता है। और अगर आप जाएं, जाहिर है कि हमारी मीटिंग्स होती हैं इस्लामाबाद में, आप जाएं तो उनकी कॉरिडोर्स में एक इन्फ्लुएंशियल लोगों के ग्रुप्स घूम रहे होते हैं, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे दूसरे सेक्टर्स हों। इस बजट में वो इंसेंटिव होने चाहिए थे SME सेक्टर के लिए, वो कोई नहीं है। रेवेन्यू टारगेट इन्होंने 14.7 ट्रिलियन का रखा है। अगर ये सिर्फ इतना करते कि जितने इन्होंने कंसेशंस दिए हुए हैं, एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं 5.5 ट्रिलियन के, यानी 5,500 अरब, जिसमें पाटा फाटा का जो सिर्फ कंसेशन है ना, जो अब इन्होंने थोड़ा सा उसको फेज आउट करना आज शुरू किया है, वो बहुत ज़रूरी था। वो भाई बरसों से हम कह रहे हैं कि ये आप अगर आपको देना है पाटा फाटा के लोगों को, आम आदमी को उसका कोई फायदा नहीं है। छोटे बिजनेस जो पर्सनल लेवल पे लोगों को आप कर सकते हैं, ऑलरेडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इतना बजट मौजूद है, वो आप करें। लेकिन जो इंडस्ट्री है, जो टैक्सेस हैं, वो पूरे मुल्क में एक होने चाहिए, वो सब जगह एक तवाज़ुन होना चाहिए। चाहे क्योंकि जहां वहां जो स्टील बन रही है, वहां जो सीमेंट बन रही है, उस पर भी वो टैक्स लगे जो किसी और सूबे के अंदर है, वो बैलेंस होना चाहिए। उससे भी अहम चीज़ ये है कि जो कहा जाता है ना इकोनॉमी का बुनियादी उसूल, रेवेन्यू इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। अब 4.2% का टारगेट, पिछले साल जो टारगेट पूरा नहीं हुआ, इस साल टारगेट पूरा करने के लिए क्या ऐसे इक़दामात हैं
जो होने चाहिए थे नज़र नहीं आ रहे। हमें ज्वाइन किया है जनाब अतीकुर रहमान साहब ने, जो कि साबिक मेंबर मैनेजिंग कमेटी हैं। सर फरमाइए, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ का जो रेशियो रखा गया वो 4.2% है और इसको कहा गया कि इट विल बी सपोर्टेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर। अब देख रहे ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काफ़ी तफसील से जावेद भाई ने बात बता दी है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी के क्राइसिस हैं, गैस के प्रॉब्लम्स हैं, इंटरेस्ट रेट है और हर 15 दिन में आप पेट्रोलियम के प्राइसेस दे देते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलकर इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग को और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ बिजनेस को ना बड़ा डैमेज किया हुआ। तो बात वहाँ पे यहाँ पे आती कि इंडस्ट्री तो खुद अपना संभाला लेने में बड़ी मुश्किल है। हम लोग सब सारा दिन यही फाइट करते रहते हैं कि किस तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ को करें, तो वो क्या सपोर्ट करेगी जीडीपी को, अपनी सपोर्ट के लिए ही आगे बढ़ रही है। दूसरा फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फिगर सबके पास है कि इतना मैसिव डिक्लाइन आया एग्रीकल्चर में, किसान नाराज़ है। तो आपको अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को, जिसको आप लीडिंग लेकर चलते थे, आज वो आपका सबसे बैकफुट में आ गया। उसमें एक ही मिसाल हम देख सकते हैं कि जो कॉटन है, कॉटन में हम लीडिंग होते थे, सारी ज़िंदगी हमने लीड किया है कॉटन में, लेकिन आखिर में जाकर क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आज हम कॉटन के सबसे बड़े बायर हैं अमेरिका के। तो ये सारी चीज़ों को देखना है। एग्रीकल्चर खुद इस वक्त प्रॉब्लम में, टर्मोइल में है, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, मैकेनिज़म्स उनके डैमेज हो गए हैं और उनका जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वाटर के क्राइसिस है, ट्यूबवेल पे भी आप एनर्जी के वही चार्जेस ले रहे हैं जो आम आदमी से ले रहे हैं। इसके अलावा आप देखें सीड्स नहीं है, फर्टिलाइज़र्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक किसान को राज़ी करना होगा और जो किसान की नाराज़गी है तो फिर जा कर के कहीं एग्रीकल्चर जीडीपी को सपोर्ट कर सके। आखिरी आ जाए सर्विसेज सेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज सेक्टर में आप देख लें कि आपकी 69% जो बल्ज है, यूथ बल्ज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, इस पर गौर करें। उसने गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं दी अपनी एम्प्लॉयमेंट पे और अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को खुद ही मैनेज किया फ्रीलांस होकर। आईटी के शोबे में जो हमारा थोड़ा सा ग्रोथ उठा था, अब उसमें एक मायूसी का एलिमेंट आया है ई कॉमर्स के अंदर जो टैक्स लगाया गया है, क्योंकि वैसे ही ई कॉमर्स का ट्रस्ट लेवल का पाकिस्तान में बड़ा फुकदान था और टैक्स लगा के और हम समझ लें अब हम ऊपर जाने के बजाय अब शायद हम डिक्लाइन की तरफ जाएँ। जावेद बिलवानी साहब, कराची में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कराची मज़ीद तबाही की जानिब जाएगा और कराची में इतनी जान इन बुरे हालात के अंदर भी है कि कराची के लोग अपना पैसा खुद निकाल सकते हैं। यहाँ अगर मास ट्रांजिट बनता है, लोकल ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, तो उसका पैसा खुद निकाल सकते हैं। यहाँ अगर अच्छे तालीमी इदारे बन जाएँ तो अपना पैसा खुद निकाल सकते हैं। या अगर पानी आ जाए तो यानी ऐसा नहीं है कि खाली जो है, वैसे तो टैक्स दे रहे हैं असूली तौर पे, तो ये बात मुझे कहनी भी नहीं चाहिए। जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है उसका तो ये हक बनता है, उसको सब चीज़ें वैसी मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूँ और इस बात को भूल के कह रहा हूँ कि इस शहर में उसके बावजूद इतनी जान है कि इस शहर पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सरकार को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या चाइना इन्वेस्ट करे, या जापान इन्वेस्ट करे, या कोरिया इन्वेस्ट करे, या कोई भी इन्वेस्ट करे, उसको ये शहर वापस भी निकाल के दे सकता है बहुत क्विक टाइम के अंदर। जब तक कराची को तवज्जो नहीं देंगे ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। ये मुल्क का इंजन ही कराची है, इस मुल्क को चला ही कराची रहा है। कराची को सही करेंगे मुल्क सही हो जाएगा। और इनकी भूल है जो लोग ये सोच रखते हैं कि कराची को हम ख़त्म करके दूसरी जगह कराची ऐसा बना लेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता दूसरी जगह कराची बन सकता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी और जो पोर्ट सिटी होता है वही फाइनेंशियल हब होता है, वही मुल्क का इंजन होता है। रिजवान जाफर, इजाज़त दी, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।